सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ना है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ये बता रहा था कि भाई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से मुराद ये है कि कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, एक या दो, कोई भी दो, ए भी ले सकते हैं या कोई भी, ठीक है। या हो सकता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, लेकिन वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो बल्कि उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। तो बहरहाल इसका ऑर्डर जो है ना वो 2 है। तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए ये फर्ज करते हैं कि हम ना हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रेट जो है ना वो दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वो दो रिएक्टेंट्स ए और बी हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि वो जरूरी नहीं कि दो ही रिएक्टेंट हो, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो उन पे भी डिपेंड कर सकता है, किसी के लिहाज से ऑर्डर हाफ भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आपने अगर डिफरेंसेस पढ़े थे, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जब हम लेके चलते हैं, हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। अब ए एंड बी को दो तरह से लिया जा सकता है कि दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन ले हम, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, या दोनों की अलग अलग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से मुराद यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो हम फर्ज करते हैं कि हमने जो ना वो बारी बारी दोनों के लिए इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्ज किया कि हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद द इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ए और बी हमारी रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, मतलब अगर इसके भी ए मोल है तो इसके भी ए मोल होंगे, ठीक है। कुछ देर बाद जब प्रोडक्ट बन जाती है तो जितने इसके मोल्स कम होते हैं उतने ही इसके कम होते हैं, क्योंकि जितनी प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट बनाने में दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक ही जैसा है, ठीक है। अब हम ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों की रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो इज इक्वल टू आएगा डी इंटू, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आएगा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी के, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, मतलब डी ओवर डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो ना वो रिलेशन आ गया, रेट इक्वेशन भी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है जो आपको नजर आ रही है, ये इक्वेशन हमें बता रही है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम अगेन वही काम करना चाहें कि अगर हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहें एक्स की, मतलब ये हमें बता रहा है डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी से मुराद है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि भाई ये जो एक्स की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम टी पे क्या थी, तो उसके लिए हम इसकी करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है ना वो जब हम इसकी करवाएंगे तो उसके सबसे पहले हमने वेरिएबल सेपरेट करने होते हैं, ठीक है। डी टी को उधर लेंगे, डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स के, ए माइनस एक्स के को इधर ले, मतलब एक्स वाला एक्स के नीचे और डी टी को हमने सेपरेट कर लिया। दो वेरिएबल्स थे हमारे पास, एक एक्स था यहाँ पे, एक टी था, टाइम था और एक कंसंट्रेशन थी। तो कंसंट्रेशन को हम एक तरफ ले आए हैं, ठीक है, मतलब ए माइनस एक्स भी कंसंट्रेशन ही है बेसिकली, ठीक है, और टाइम को दूसरी तरफ लेके हम, ठीक है। अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन के को हम इंटीग्रेशन साइन से बाई रखते हैं क्योंकि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, बेसिकली ना इंटीग्रेशन के होते हैं फार्मूले, ये याद करने पड़ते हैं, मतलब मैथमेटिकली जो लोग मैथ पढ़ते हैं उनको हो सकता है वैसे भी आते हो और इनको भी याद करने पड़ते हैं। ये कुछ फार्मूले होते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, अगर इसको ऊपर लेके जाएं, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, ए माइनस एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये वेरिएबल है और ये साथ वेरिएबल का जो ना वो पावर है माइनस टू। तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं कि पावर में प्लस वन करते हैं और जो टोटल पावर बन जाती है उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब माइनस टू प्लस वन ओवर माइनस टू प्लस वन, ठीक है। और ये जो इतना पार्ट है इसकी जो ना वो जगह पे हम लगा देते हैं माइनस वन लगाते हैं, ठीक है। ये उसका फार्मूला है को इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो बहरहाल इसकी ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा ए माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन। माइनस वन का मतलब है कि वो बटे में है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आया वन ओवर ए माइनस एक्स। इंटीग्रेशन का किसका, ये जो हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आ जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन का आंसर आया वन ओवर ए माइनस एक्स। और ये जो है राइट हैंड साइड, इसका तो सिंपल ही आंसर है ना, डी और ये इंटीग्रेशन काट जाएंगे, के टी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसकी इंटीग्रेशन करवाई।
अच्छा जी, अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर आ गया 1/a - x इक्वल टू के टी प्लस सी। आपको पता है कि सी जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन मैंने आपको बताया हुआ है कि या तो रिएक्शन के स्टार्ट वाली कंडीशन या रिएक्शन के जो है ना वो एंड वाली कंडीशन। अब एंड वाली कंडीशन का तो पता नहीं होता, तो स्टार्ट वाली कंडीशन का पता होता है कि जब स्टार्ट होता है रिएक्शन तो प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होती है, टाइम भी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये दो वैल्यूज हमने जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें पुट करने पे हमारे पास जो रिलेशन आता है वो 1/a - 0, ठीक है, और के टी की जगह जीरो आ जाएगा। तो सी की वैल्यू आएगी 1/a। अब सी की इस वैल्यू को हमने वो सी की जगह पे पुट करना है, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आई 1/a - x इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a। और ये अगेन एक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको पता है क्या होती है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। ये हमेशा हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। y वो चीज है जो हमने y एक्सिस पे लेनी है, ठीक है। x वो चीज है जो हमने x एक्सिस पे लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, x वो चीज है जो हमने x एक्सिस पे लेनी है, और m जो है ना वो स्लोप है, ठीक है। और जो ये है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर क्या इंटरसेप्ट कहते हैं इसको हम, ठीक है। ये इंटरसेप्ट है जो सी होता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास ये इनकी वैल्यूज आ जाती है। y की वैल्यू है 1/a - x, मतलब अगर इसको हम y एक्सिस पे रखें और x एक्सिस पे टाइम लें तो हमारे पास स्लोप जो आएगी वो k। अब इसकी आपने हमेशा, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने एक ग्राफ ड्रॉ करके तो वहां पे दिखाना है कि ये आपका y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। अब इसमें इसमें आपने y एक्सिस पे क्या लेना है, 1/a - x, y एक्सिस पे लिया 1/a - x, ठीक है। x एक्सिस पे क्या लेना है, x एक्सिस पे टाइम लेना है, ठीक है। तो आपके पास स्लोप m पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है। और एक और बात, यहाँ पे इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन से लेके जहां से जो ना वो ग्राफ की जो लाइन है स्लोप वो y एक्सिस को कट करती है, वो इंटरसेप्ट होता है। मतलब ये यहाँ से शुरू होगी फर्ज करें, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये इंटरसेप्ट है, ठीक है। और ये y एक्सिस, अब ये स्लोप आ गई हमारे पास। स्लोप की वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्लोप की वैल्यू निकालते हैं हम उसका एंगल लेते हैं थीटा, ये इसका थीटा है, ठीक है। एंगल थीटा लेते हैं हम, उसका बेसिकली टैन थीटा लेते हैं। इस थीटा का टैन थीटा लेंगे और ये टैन थीटा किसके इक्वल होगा, के की वैल्यू के इक्वल होगा। यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसकी समझ आई है ग्राफ की, हमने उस दिन भी पढ़ा हुआ वैसे। और ये जो इंटरसेप्ट है ये 1/a है, यहाँ पे अगेन यहाँ से लेकर ओरिजिन से यहाँ तक का फासला। जी क्लियर, आगे चले। ये ग्राफ आपने लाजमी ड्रॉ करने हैं, जहां जहां पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी दो लाइनें लगानी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्लोप बनानी है, बता देना कि यहाँ पे ये जो है ना वो इसकी वैल्यू है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, इसकी जो ना वो हम सेकंड फॉर्म बना लेते हैं रीअरेंजमेंट करके, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट में हम 1/a को इस तरफ ले आए हैं, तो 1/a - x इंटू माइनस 1/a आ गया इक्वल टू के टी के, ठीक है। नीचे एलसीएम ले लें, एलसीएम ही कहते हैं ना इसको, a इंटू a - x, ये दोनों को मिला के एलसीएम बना लिया हमने, a इंटू a - x, ठीक है। और उसके मुताबिक ऊपर आ गया a - a+x आ गया, ठीक है। तो ये इक्वल टू के टी, ये तो सिंपल मतलब 2-3 क्लास का जो ना वो आपने पढ़ा हुआ है ये मैथ। अच्छा, तो ये आ गया। अब यहाँ पे ऊपर बचेगा x और नीचे बचेगा a इंटू a - x, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोई और इक्वेशन आ गई। अब ये भी एक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमें बताएंगी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में 3 चीजें होती हैं, y, बल्कि 4 चीजें, mx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बताएगा जी y कौन सा है, हमेशा ये वाला होना है लेफ्ट साइड, ठीक है। t x पे लेना है और m है स्लोप। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी, c है यहाँ पे, है कि भाई यहाँ पे c एक्चुअली जो है ना वो नहीं है, यहाँ पे c जो है वो 0 है, इस इक्वेशन में c नहीं है। c 0 का मतलब क्या होता है, c 0 का मतलब ये होता है कि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, ये ओरिजिन से शुरू होगा। और इसमें y एक्सिस पे आपने लिया हुआ है x/a इंटू a-x, a इंटू a-x, ठीक है।
और आपने इसमें वाई एक्सिस पे लिया हुआ है टी टाइम, और ये जो स्लोप है, स्लोप की जो वैल्यू है ये आपको बता रही है tan थीटा, ठीक है। स्लोप की वैल्यू होती है tan थीटा, और स्लोप इज इक्वल टू है के, और यहाँ पे c जो है वो c0 है, ठीक है। c की वैल्यू नहीं है, जब इंटरसेप्ट नहीं होगा तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, मतलब यहाँ से शुरू होगा ग्राफ, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन की जो है ना वो सिग्निफिकेंस है, और इसकी जो है ना वो ये आ गई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इस पे अप्लाई करके हमने इसका ग्राफ बना दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके यूनिट्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के, इसी इक्वेशन से यूनिट्स लेते हैं। ऊपर आपको पता है कि ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, लेकिन ये एक नंबर ऑफ मोल बाहर है और एक अंदर है, ठीक है। बाहर वाला अंदर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दो नंबर ऑफ मोल्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब होंगे, ठीक है। के यूनिट फाइंड आउट करने हैं, तो टी के सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाता है के इज इक्वल टू 1/t इंटू एक्स ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है ना वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, जाहिर है x की जगह पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया, इस a की जगह पे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया, ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। और टाइम की जगह पे सेकंड आ गया, तो ये हमारे पास इसके यूनिट बने 1/सेकंड इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसको जब बटे के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये बटे के ऊपर जाएगा, तो जो नेगेटिव वाली है वो पॉजिटिव बन जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक है। तो ये डेसीमीटर क्यूब जो है ना वो पॉजिटिव बन गया, ठीक है। मोल पर मोल हो गया और सेकंड पर सेकंड हो गया। तो इस तरह से जो ना वो ये यूनिट्स फाइंड आउट आते हैं सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं वो ये आएंगे। इनको ये यूनिट जो है ना वो एमसीक्यूज में भी एज सच भी आ सकते हैं, तो इनको याद करना भी जरूरी है, ठीक है। तो इस वजह से ये इसके रेट कांस्टेंट के यूनिट आ गए। अब नेक्स्ट इसकी हम ले लेते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि भाई इसकी हाफ लाइफ का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि कैसे हम इसकी हाफ लाइफ फाइंड आउट कर सकते हैं। यही इक्वेशन लेते हैं हम, के टी इज इक्वल टू एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब हम टी को के को उधर ले जाते हैं, तो टी इज इक्वल टू 1/k इंटू एक्स ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स। तो हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ का मैंने आपको बताया था, ये वो रिएक्शन होता है जिसमें हाफ हाफ जो रिएक्टेंट है, ठीक है, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक रिएक्शन है वो आपने स्टार्ट किया, ठीक है, और आपने उसके शुरू में लिए हैं रिएक्टेंट के, आपने फर्ज करें ए से बी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको उस दिन बताया अगर आपके इसके 10 मोल लिए हैं, तो जितने टाइम के बाद 10 में से 5 मोल रह जाएंगे वो इसका कहलाएगा हाफ लाइफ, उसको टी हाफ से शो करेंगे, ये इसकी हाफ लाइफ है। फर्ज करें अगर 1 घंटे में 5 मोल रहेंगे तो ये उसकी हाफ लाइफ है। इसका मतलब ये है कि अगले 1 घंटे में वो 2.5 रह जाएगा, अगले 1 घंटे में वो 1.125 रह जाएगा। तो बहरहाल ये उसकी जो ना वो हाफ लाइफ है, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद हाफ लाइफ का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लेते हैं कि वो वाली कंडीशन जब जाहिर अगर प्रोडक्ट हाफ रह गई है तो वो रिएक्टेंट हाफ रह गई हैं, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई हैं, ठीक है। तो मतलब जो प्रोडक्ट की वैल्यू है एक्स, उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये रिएक्टेंट के हाफ मोल्स के बराबर है, और टाइम जो है ना वो हाफ गुजर गया है, ठीक है। ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, वैल्यूज पुट करते हैं 1/k इंटू a/2, मतलब ये एक्स की जगह पे a/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर करके हमारे पास जो फाइनल आता है, यहाँ पे देखे ना ये एलसीएम लेंगे तो 2a माइनस a/2 आएगा, तो यानी a/2 ही बचेगा अंदर, a/2 और a/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/ka आ जाएगा। मतलब यहाँ पे देखे ना ये वाला है a/2, ठीक है, बटा a इंटू 2a माइनस a/2, ठीक है। तो ये अगेन इसमें a/2 ही बचेगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला a/2 ऊपर वाले a/2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इससे हमारे पास जो हाफ लाइफ इज इक्वल टू आएगी 1/ka। मतलब इस रिएक्शन की हाफ लाइफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें इसका रेट कांस्टेंट पता हो, ठीक है, और इसके रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो। ये इक्वेशंस आपने जब करनी है ना तो इनके न्यूमेरिकल्स भी हैं,
न्यूमेरिकल्स में अभी नहीं छेड़ा कोई भी एग्जांपल या न्यूमेरिकल वगैरह, लेकिन बेसिकली आपने इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं इन इक्वेशंस के, ठीक है। वो कैसे करने हैं, आपको फर्ज करें न्यूमेरिकल आ जाता है कि इस रिएक्शन की हाफ लाइफ फाइंड आउट करें, आपको के की वैल्यू दे दी जाए और ए की वैल्यू दे दी जाए, ठीक है। यहाँ आपसे कहा जाए कि आप के की वैल्यू फाइंड आउट करें, आपको हाफ लाइफ की वैल्यू दे दी जाए, ठीक है। तो आप जो ना वो के की या ए की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। मतलब जाहिर है एक इक्वेशन में तीन चीजें हैं, तो कोई से भी दो दे के तीसरी चीज पूछी जा सकती है। तो इस रेफरेंस से आपने इसको जो है ना वो पढ़ना है कि अगर आपको ये फार्मूले आते हो तो आप न्यूमेरिकल करना आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर देना है, सही है। क्या है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, कि एसिटिक एसिड जो सॉरी जो होता है क्या कहते हैं ईस्टर है, ठीक है ना, एसिटेट की जो क्या से कहते हैं एसिटाइल एसिटेट, उसकी जो है ना वो अगर हम करवाते हैं उसका बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेसिकली इसकी, तो उसकी स्पोनिफिकेशन होती है, या उसका जो है ना वो क्या होता है हाइड्रोलिसिस इसको बोलते हैं। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो उसके नतीजे में जो सोडियम एसिटेट बनता है और इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ना ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। इस रिएक्शन को का रेट हम कैसे चेक करते हैं, देखिए ना हर रिएक्शन का रेट आपने जब चेक करना होता है, आपने एक बीकर में ये डाले हुए हैं दोनों रिएक्टेंट्स, ठीक है। आपने ये भी लिया हुआ है बीकर में और आपने NaOH भी लिया हुआ है, दोनों चीजें आपने एक बीकर में ली हुई हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, हर थोड़ी देर बाद, मतलब फर्ज करें हर 1 मिनट बाद, ठीक है, 1 मिनट बाद आप क्या करते हैं, यहाँ से एक सैंपल निकालते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल निकालते हैं, और उस सैंपल में आप इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं किसी एसिड के साथ टाइट्रेशन करके। जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एफएससी के प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। टाइट्रेशन के जरिए हमारे पास कंसंट्रेशन आती है NaOH की, फर्ज करें वो कंसंट्रेशन आ गई 0.5 आ गई, ठीक है। तो चूंकि इन दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम थी तो दूसरे की 0.5 होगी। तो इस तरह से हम जो ना वो किसी भी इंस्टेंट पे, जिसको आपने इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, तो किसी भी मौके पे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को मालूम करके। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कैसे आती है, हम उसकी टाइट्रेशन करवाते हैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ये था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें हमने इनिशियल कंसंट्रेशन सेम ली थी दोनों रिएक्टेंट्स की। अगर दोनों रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो फिर हमारे पास जो सूरत हाल होती है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो डेरिवेशन है वो भी थोड़ी इसकी कॉम्प्लेक्स है, और फिर हमारे पास उसकी इक्वेशन भी डिफरेंट हो जाती है जो हम उसको अप्लाई करते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो फर्ज करें हमारे पास जो है ना वो एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन बी थी, और इसके 0 मोल थे। जब इसके x मोल बन गए, जितने इसके मोल बने हैं वो दोनों में से कम हो गए। फर्ज करें अगर इसके 2 मोल बने हैं तो यहाँ से भी जो है ना वो 2 कम हो गए, यहाँ से भी 2। एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। फर्ज करें आपके पास है H2 और I2, ठीक है, 2HI बन रहा है, ठीक है। अगर इसके 10 मोल थे, इसके 10 मोल थे, इसके 0 मोल थे, जब इसके 5 मोल बने हैं ना तो 5 ही इसके कम हुए हैं, 10 - 5, और 5 ही इसके कम हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है कि जितने इसके मोल बनते हैं प्रोडक्ट के उतने रिएक्टेंट के कम होते जाते हैं। तो ये यहाँ पे एरो का एरो हेड है, ठीक है। तो ये A - x इसकी बाकी रह गई, इसकी B - x रह गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो कंसंट्रेशन बाकी बच जाती है रिएक्टेंट्स की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब dx/dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को हम रेट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है और ये कंसंट्रेशन ऑफ बी है। इन दोनों की कंसंट्रेशन के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करें तो रेट कांस्टेंट लगा देते हैं कि ये इक्वेशन हमें बताती है रेट ऑफ रिएक्शन। अगेन वही बात कि अगर हम जो है ना वो ये रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ टाइम, कि टाइम चेंज होने पे मतलब ये दो चीजें है ना कि टाइम के अंदर जो चेंज आता है उससे इसके अंदर क्या चेंज आता है। अगर टाइम 2 सेकंड चेंज हो रहा है तो ये 4 सेकंड हो रहा है, अगर ये 4 सेकंड हो रहा है ये 8 हो रहा है, किस तरह से चेंज आ रहा है इसको स्टडी करना है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव करना चाहें जिसमें हम एक्स की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी टाइम पे, एक टाइम हो और हम उस पर वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास एक्स की कंसंट्रेशन आ जाए, उसके लिए हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। और इंटीग्रेशन से पहले हम करते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट, ठीक है।
हमने नंबर ऑफ मोल्स वाले वेरिएबल्स को एक तरफ ले आए, dx और a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, और दूसरे t वाले को हम दूसरी तरफ ले गए हैं। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आसान नहीं है। देखें जो राइट हैंड साइड है ना, ये तो सिंपल है, इसकी इंटीग्रेशन का आंसर के टी प्लस सी आ गया। लेफ्ट हैंड साइड जो है इसके इंटीग्रेशन आसान नहीं है, इसके अंदर जो है ना हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ए और बी की, इसकी वजह से जो है ना वो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन सामने है। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की हम पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहे हैं इसकी। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम उसको स्प्लिट करते हैं, या उसके लिए फर्ज करते हैं कि ये जो 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स बराबर है a ओवर a माइनस एक्स प्लस बी ओवर बी माइनस एक्स। ये हमने सपोज किया है। यहाँ पे a और इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हमने सपोज किया कि a और b जो है ना वो एक कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर a और b की वैल्यूज आ जाएंगी तो हमारे पास जो है ना वो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना वो हो जाएगी, उसको करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट उसको सॉल्व कर ले, उसका एलसीएम ले ले। मतलब ये जो अबव इक्वेशन थी ना पिछले सफे पे, ये वाली इक्वेशन जो थी, इसमें हमने इन दोनों को प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस करने के लिए दोनों का एलसीएम हमने ले लिया a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ठीक है। तो अब a के एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, सॉरी उसके डिनोमिनेटर के साथ, और इसके डिनोमिनेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सब सारा कुछ हम करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी, a इंटू बी माइनस एक्स इंटू बी इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। तो ओवर ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखें कि बटे के दोनों जानब डिनोमिनेटर ये है, ठीक है। ये दोनों तरफ कैंसिल भी हो सकता है, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ अगर आप a माइनस एक्स और इंटू बी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बटा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना वो उसको इक्वल ले लें, या दोनों तरफ a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे 1 बचेगा, उधर बचेगा a इंटू बी माइनस एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ना हम बारी बारी फर्ज करेंगे a माइनस एक्स और b माइनस एक्स को हम बारी बारी फर्ज करेंगे 0। पहले इसको 0 फर्ज कर लेंगे, फिर हम इसको 0 जो है ना वो फर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये हमारी इक्वेशन 2 है। यहाँ पे वो इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो अब हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a माइनस एक्स और b माइनस एक्स को बारी बारी 0 फर्ज करते हैं। सबसे पहले हम फर्ज करते हैं a माइनस एक्स जो है ना वो 0 के इक्वल है, ठीक है। a माइनस एक्स मतलब 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है अगर हम x को इधर रहने दें, a को उधर ले जाएं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे x a के इक्वल आ गया। अब x की ये वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट की, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास आ गया 1 इंटू a इंटू बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए। मतलब x की जगह पे हमने a रख दिया है, मतलब यहाँ पे ना जहाँ जहाँ पे x था वहां पे हमने a रख दिया है, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि ये जो है ये वाला, ये 0 आंसर आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय बी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 इंटू ए इंटू बी माइनस ए, ठीक है। अच्छा अब ये अगर मैं ये करें कि हम इसको a माइनस बी करना चाहें, तो हम इसको राइट हैंड साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस a। मतलब जो चीज प्लस है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये a, मतलब इसको हमने क्या किया है, माइनस a से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो माइनस जो b माइनस a है उसको भी मल्टीप्लाई बाय माइनस b माइनस a, ठीक है। अब b माइनस a जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, a माइनस b बन जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा माइनस a इंटू ए माइनस बी। हमने इसको सिर्फ नेगेटिव लिया है, और नेगेटिव क्यों लिया है, हमने उसको a माइनस बी करने के लिए, सही है। तो उसका क्या हुआ नेक्स्ट कि ये हमारे पास a को इस तरफ रहने दें, ठीक है, और जो ना वो a माइनस बी को उधर ले जाएं, तो वो उधर जाके बटे में चला गया, ठीक है। दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये तो नेगेटिव वाला प्लस हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव वाला प्लस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव 1 ओवर a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है ना हमारे पास a की वैल्यू आ गई माइनस 1 ओवर a माइनस बी। ये हमने a की वैल्यू आ गई है, ये हमने अभी पुट करनी है यहाँ पे।
दोबारा हम वो जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, ठीक है, यहाँ पे इसी को ले रहे हैं। इसी में हमने पहले a माइनस एक्स को जीरो फर्ज किया, अब हम b माइनस एक्स को जो ना वो जीरो लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि b माइनस एक्स अगर जीरो है तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी b के इक्वल। तो अब हमने b की जगह x की जगह पे b पुट करना है इक्वेशन 2 में। तो वो मतलब जहाँ पे b माइनस एक्स था वहाँ पे b माइनस बी आ गया, जहाँ पे a माइनस एक्स था वहाँ पे a माइनस बी आ गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू बी इंटू ए माइनस बी, या बी को अगर इधर रहना तो ए माइनस बी को उधर ले जाए तो बी आ गया 1 ओवर ए माइनस बी। अब आपके पास दोनों की वैल्यूज आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई, ए की भी वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू है, ठीक है। और जो पिछला सब था हमारे पास वो हमारे पास थी ए की वैल्यू, ये वाली, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज को लेके हम जो है ना वो पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में, सॉरी, तो इक्वेशन 1 में इसकी जब वैल्यूज पुट की तो वहां पे इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी भला? ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट की बी की, ठीक है। तो वो आ गया मतलब 1 ओवर ए माइनस बी माइनस वाला, मतलब यहाँ पे ए था ना, ए की जगह पे हमने -1 ओवर ए माइनस बी पुट किया, तो ये हमारे पास ये सूरत चाल बन गई। और यहाँ पे बी था, बी की जगह पे ए माइनस 1 ओवर ए माइनस बी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 की फॉर्म बन गई। अब ये जो फॉर्म है ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई है, अब इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक बात ये है कि ये जो a माइनस बी है ना, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि ये जो ना वो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती, इसको हम इंटीग्रेशन साइन से बाय लिखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन साइन से बाय लिखा तो -1 ओवर ए माइनस बी, उसके अंदर इंटीग्रेशन है 1 ओवर ए माइनस एक्स की, प्लस 1 ओवर ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन है 1 ओवर बी माइनस एक्स की। तो ये ए माइनस एक्स की इंटीग्रेशन आपने पहले की हुई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। तो उसकी ए माइनस एक्स की इंटीग्रेशन आती है माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है। और बी माइनस एक्स की आएगी माइनस एल एन ऑफ बी माइनस एक्स आएगी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखे ना, ये वाला जो माइनस है, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नई फॉर्म बनेगी उसमें क्या होगा, हाँ जी, उसमें हमारे पास आ गया 1 ओवर ए माइनस बी इंटू एल एन ऑफ ए माइनस एक्स माइनस 1 ओवर ए माइनस बी एल एन ऑफ बी माइनस एक्स, ठीक है। अब ए ओवर ए माइनस बी 1 ओवर ए माइनस बी दोनों तरफ कॉमन है, इसको कॉमन ले लें, ठीक है। दोनों को कॉमन लेने से क्या होगा कि आ गया एल एन ऑफ ए माइनस एक्स माइनस एल एन ऑफ बी माइनस एक्स, ठीक है। जब दो लॉग आपस में माइनस हो रहे हो तो उनको हम डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इकट्ठा करके, ठीक है। तो ये एल एन ऑफ ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स आ गया। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई उसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो हमने शुरू में की थी। तो फाइनल इंटीग्रेशन जो हमने स्टार्ट की थी उसका हमारे पास आंसर आ गया 1 ओवर ए माइनस बी इंटू एल एन ऑफ ए माइनस एक्स ओवर बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ये अब इक्वेशन है, लेकिन अब इसमें हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो ना बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। बाउंड्री कंडीशन से मुराद है जब एक्स भी जीरो था और टाइम भी क्या था, जीरो, ठीक है। तो सी की जगह पे हम जो ना वो टी की जगह पे जीरो पुट करते हैं, टी की जगह पे जीरो पुट करते हैं, एक्स की जगह पे जीरो पुट करते हैं, ठीक है। तो उससे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू किसकी, सी की। तो सी की वैल्यू आई एल ए 1 ओवर ए माइनस बी इंटू एल एन ऑफ ए ओवर बी, क्योंकि ये उधर से 0 0 खत्म हो गया है ऊपर से, ठीक है। मतलब यहाँ से देखना, यहाँ से ए बच जाएगा, यहाँ से बी बच जाएगा, ठीक है। तो ये सी की वैल्यू हमने अब पुट करनी है इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट करने से तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई 1 ओवर ए माइनस बी इंटू एल एन ऑफ a minus x over b minus x is equal to kt plus 1 over a minus b into ln of a। ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अभी मैं सर y 1 over b ln a minus x over b minus x है, ठीक है, शाबाश। और x 1 over a minus b ln of a over b, ये x है, x जो सर ना x टाइम है, वो टाइम
देखिए ना, आपने जी सर। वेरिएबल लेना होता है ना ग्राफ में, एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेना होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना होता है, ठीक है। तो आपका जो दो चीजें वेरी कर रही है ना, एक तो टाइम वेरी कर रहा है और दूसरी कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। एक पे आप टाइम लेंगे, एक पे कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है। तो के क्या होगा, एम क्या होती है भला, एम, तो एम जो होती है वो के इक्वल होगी, और एम की वैल्यू होती है स्लोप, ठीक है। और सी जो है वो इंटरसेप्ट होता है, सही है। तो अगेन ये जो इक्वेशन आप ड्रा करेंगे, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आप लेंगे ये वाला, ये वाली जो पूरी इक्वेशन है, ये वाली साइड, ये आप लेंगे कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये आप वाई एक्सिस पे लेंगे, और एक्स एक्सिस पे आप टी लेंगे। आपके पास जो स्लोप आएगी पॉजिटिव है, और वो यहाँ से स्लोप से लेकर जो यहाँ तक का फासला है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। और ये फासला इसके वैल्यू, इस वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। ये इंटरसेप्ट है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो टी है और के जो है ना, वो कहाँ से आएगा, वो हम स्लोप का लेते हैं थीटा। थीटा होता है उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। इस थीटा का जब हम टैन लेते हैं, टैन थीटा लेते हैं, ठीक है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू होता है स्लोप की वैल्यू के, ठीक है। और जो कि इस केस में किसके इक्वल है, के। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी ये, ठीक है। इसी की एक सेकेंड लाइन भी फॉर्म भी हम बनाते हैं इसको रीअरेंज करके, ठीक है, कि हमने टी के टी को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये दूसरी तरफ से इधर आके माइनस हो जाएगी, 1/a माइनस बी इंटू ln ऑफ a ओवर बी। अब इन दोनों में ये तो कॉमन आ गया, a 1/a माइनस बी दोनों में क्या आ गया, कॉमन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ना वो क्या बनी फॉर्म, ln ऑफ a माइनस एक्स ओवर बी माइनस एक्स माइनस ln ऑफ a ओवर b। और आपको मैंने बताया कि जो चीज माइनस होती है ln में, वो डिवीजन में लिखी जा सकती है। मतलब इसको हम a माइनस एक्स ln ऑफ a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स, ठीक है, इसकी डिवीजन में लिख सकते हैं ln ऑफ a ओवर b, ठीक है। अब जब उसको डिवीजन में लिखेंगे तो ये b जो है वो जो ना वो बटे का बटा जो है वो ऊपर चला जाता है, और ये जो है ना इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो इक्वेशन आएगी ये वाली, b इंटू ए माइनस एक्स ओवर a इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ये अब अगेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज है ये y एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। t जो है उसको हम लेते हैं x एक्सिस पे, ठीक है। और k जो है ये m है। तो c क्या है यहाँ पे, ये बता दे मुझे, पे c नहीं है, ठीक है। चलें ये बता दें अगर c ना हो तो क्या होता है, ये बता दें, फिर क्लास वाइड अप करनी है हमने, टाइम काफी हो गया। सी ना सर हो, जीरो होता है। सी जीरो हो तो क्या होता है, ग्राफ को क्या होता है फिर, सर फिर इंटरसेप्ट नहीं होता। इंटरसेप्ट नहीं होता तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से, ठीक है। सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता है, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे टी आएगा, और वाई एक्सिस पे आपका ये सारा जो है ये वाई एक्सिस पे आ जाएगा, इसको आपने उधर लिखना है, ठीक है। यहाँ से ये स्लोप की वैल्यू अगेन के इक्वल होगी, ठीक है। बाकी सारा कुछ वही रहेगा। तो आपने इसकी हर जगह पे जहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आनी है, एक छोटा सा ऐसे ग्राफ बना के वहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो बुक में, गैस फेज रिएक्शंस में, और कुछ जो होती है ना वो सॉलिड फेज सॉल्यूशन फेज रिएक्शन में, इनके एग्जांपल